नॉलेज सिस्टम ओवर द इयर्स इवॉल्व हुआ है, उसके अंदर क्या क्या विषय थे। तो क्योंकि होलिस्टिक है, समग्र है, तो विषय भी बहुत थे, बहुविषयक, डाइवर्स। तो सबसे पहले आते हैं जिसके बिना पॉसिबल ही नहीं है कोई भी विधा पढ़ना, यानी कि फिलॉसफी। आप देखते हैं ना, एमफिल कहते हैं, पीएचडी कहते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। ये टर्म एक ऐसा टर्म है कि जो दर्शाता है कि आपने कितनी गहनता से अध्ययन किया, हाउ डीप यू हैव गॉन इनटू दैट सब्जेक्ट, whether you are a doctor of that subject, whether you are a master of that subject, particular subject or discipline। तो फिलॉसफी की, दर्शन की बात करें तो बहुत सारे नाम हैं जो इससे जुड़े हुए हैं हमारे भारतीय दर्शन में, चाहे वो आदि शंकराचार्य हों, चाहे वो हों बद्रायन, चाहे वो हों पतंजलि, ऋषि पतंजलि, चाहे महावीर हो, चाहे बुद्ध हो। ये सभी भारतीय दर्शन को जो है उसके महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। अभी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। दिस इज जस्ट आई एम टेलिंग यू अ ब्रीफ हाउ आई मीन हाउ आर इंडियन नॉलेज सिस्टम, व्हाट इट इज, इंट्रोडक्शन में बताया पहले, फिर उसके बाद क्या उसके रूट्स हैं, क्या उसका एसेंस है, क्या उसका फ्रेमवर्क है, और उसके अंदर जो जो डिसिप्लिन्स हैं। तो हम ब्रीफली उसके देख रहे हैं, जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ द एंटायर प्रोसेस। तो दर्शन में हमारे वेद आ जाते हैं, उपनिषद आ जाते हैं, भगवत गीता, और पाली में लिखी हुई अनेकों, पाली लिपि में लिखी हुई अनेकों ऐसी रचनाएं हैं जो हमारे दर्शन को, भारतीय दर्शन को के विषय में बताती हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट स्टोन, माइलस्टोन जो इसमें कहना चाहिए, वो ब्रह्मसूत्रा भी हैं, जो कि हमारे बद्रायन, ऋषि बद्रायन के द्वारा लिखित है। मालूम ही है कि पतंजलि ने जो दिया, मतलब योग, अब तो हम इंटरनेशनल योग डे मनाते हैं ना 21 जून को, 1915 से शुरू हुआ ये, कि जब पूरे विश्व ने माना भारत को योग में उसका स्थान, उसका स्वामित्व। तो ऋषि पतंजलि ने शुरुआत करी थी कि कैसे हम योग के द्वारा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, ये सारे जो हैं विकास करते हैं। और आज के दिन में इस भागती दौड़ती जिंदगी में तो इसका बहुत ही अहम रोल है। तो ये तो है कुछ भारतीय दर्शन के विषय में। अब आते हैं अगले डिसिप्लिन, यानी कि साइंस। तो साइंस में जब हम बात करते हैं तो बौधायन जिन्होंने दिया पाइथागोरस थ्योरम, पिंगला जिन्होंने दिया कि बाइनरी जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम, आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो ही नहीं बल्कि पाई की वैल्यू निकाली, महावीराचार्य जिन्होंने एलसीएम जो है वो जॉन नेपियर से पहले निकाला, और कनाड, इनका नाम ही ये कनाड इसलिए पड़ा क्योंकि कण के ऊपर इनकी बहुत रुचि थी। एटम, इन्होंने एटमिज्म की थ्योरी दी। और नागार्जुन जिनको कहते हैं फादर ऑफ केमिकल साइंसेस, क्योंकि इन्होंने डेवलप करी एल्कमी, मेटलर्जी, और साथ ही में बताया कि मर्क्यूरी यानी कि पारे, उसके गुण और उसके यूजेस। आर्यभट्ट का नाम हीलियोसेंट्रिज्म के लिए भी लिया जाता है, यानी कि एस्ट्रोलॉजी में। साइंस के बाद अगर हम आए मेडिकल साइंस में, तो मेडिकल साइंस में आत्रेय ऋषि, चरक जिन्होंने चरक संहिता लिखी, सुश्रुत जो कि सर्जरी के मास्टर माने जाते थे, राइनोप्लास्टी एटसेट्रा। इसके बाद हम आए आर्ट और आर्किटेक्चर में। तो इसमें हमारी इंडस वैली की जो प्लानिंग थी, जो हमारे विभिन्न आर्किटेक्चरल फॉर्म्स हैं, चाहे वो हमारे द्रविडियन
टेम्पल्स हों, आर्किटेक्चर हो, सांची स्तूपा हो, अजंता अलोरा की केव्स हों, और अनेकों टेम्पल्स, अनेकों मंदिर जिसमें बहुत ही ज़्यादा इंट्रिकेट जो है स्कल्पचर्स हैं। बात करते हैं तो लिटरेचर की, जो कि संस्कृत में, पाली में, तमिल में लिखी गई है। हमारे वेद हैं, पुराण हैं, हमारे एपिक्स हैं, महाभारत वन ऑफ देम, रामायण, अर्थशास्त्र हमारा। एंशिएंट एग्रीकल्चर की बात करें तो उस समय क्रॉप रोटेशन ये लिखा मिलता है कि क्रॉप रोटेशन होता था जिससे कि सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी रिटेन हो, और बहुत ही एडवांस तरीके से पानी का मैनेजमेंट होता था। एंशिएंट क्राफ्ट्स की और ट्रेड्स की बात करें तो उसमें हमारे वहाँ की टेक्सटाइल्स, कॉटन, सिल्क, सिल्क रूट ये नाम आता है, जहाँ व्यापार होता था सिल्क का। आयरन, गोल्ड, ज्वेलरी, बैंगल्स, पॉटरी, ये हमारे एंशिएंट क्राफ्ट्स हैं, धीरे धीरे जो रिवाइव हो रहे हैं, मेकिंग अस टेक प्राइड इन आवर एंशिएंट इंडियन हेरिटेज। इंडिया की जब बात कर रहे हैं तो हमारा कैसा भारत है वो? अनडिवाइडेड इंडिया। अब हम अगर बात करें यहीं पे लीगल और पॉलिटिकल सिस्टम की, तो इसमें धर्मशास्त्र हैं, मनु, नारद के द्वारा लिखी हुई नारद स्मृति, ये कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशंस हैं जो उस समय के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताते हैं, जिसमें चाणक्य की लिखी हुई अर्थशास्त्र जो कि मैनेजमेंट के विषय में है, गुड गवर्नेंस के विषय में है, और साथ ही में इकोनॉमी और कैसे एक अच्छे कूटनीतिज्ञ बनना, राजनीति करना और अच्छे रूलर बनना, उसके लिए क्या क्वालिटीज़ डेवलप होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज़ डेवलप करनी चाहिए, और कैसे मतलब एक अच्छे लीडर की क्या पहचान है। तो चाणक्य नीति बहुत पॉपुलर है, उससे आज भी लोग बहुत कुछ सीखते हैं कि कैसे विकट समस्याओं से ऐसे राजनीतिक माहौल में उनसे डील करने की मेथड्स। एनवायरमेंटल नॉलेज यानी कि पर्यावरण की नॉलेज भी उस समय के अर्थशास्त्र से मिलती है कि किस तरह कुछ सर्टन एरियाज को हम प्रोटेक्टेड कर देते थे, क्योंकि उनको एक नाम दे देते थे, क्या कि ये जो जगह है ये ईश्वर से जुड़ी हुई है, द सेक्रेड ग्रोव्स, सेक्रेड केव्स। तो वहाँ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करता था वहाँ के पर्यावरण से। ये परंपरा अभी भी चली आ रही है। हमारा जो पंचतंत्र है वो बताता है हमें रिस्पेक्ट करना, किसको? कि हम 5 तत्वों से जिनसे बने हुए हैं, वो क्या है? अर्थ, वाटर, फायर, स्काई एंड एयर, यानी कि पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। और यही बेसिस हुए हैं हमारे आयुर्वेद के और योग के। सो इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो भारतीय ज्ञान प्रणाली या परंपरा है, वो बहुत ही रिच है, बहुत ही डाइवर्स है, होलिस्टिक है, सस्टेनेबल है, प्रैक्टिकल है, एंड एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल, जो हमें अध्यात्म की तरफ ले जाती है। यही तो कारण है कि कितने ही देशों के लोग, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में माहिर क्यों ना हो, वो कभी ना कभी चाहते हैं कि हम भारतवर्ष जरूर आएं और यहाँ के इस अनूठे संगम को देखें, जिसमें यहाँ की ज्ञान परंपरा को समझें और उससे एक खुशहाल जीवन शैली अपनाएं, या अपनी जो पीड़ा है, कई तो इस कारण भी आते हैं कि
क्योंकि देखिए जब तक जीवन चलता है उसके साथ की समस्याएं तो चलती हैं, लेकिन हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा जो है वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से इनसे जूझना और कैसे हम इन समस्याओं को लेते हुए साथ में एक अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। बिकॉज विदाउट चैलेंजेस आई थिंक लाइफ गेट्स वेरी बोरिंग. वन इज ऑलवेज फेसिंग चैलेंजेस in any field, whether one is working or not working. और आजकल की सोसाइटी में तो और भी ज़्यादा ज़रूरत हो गई है कि हम विवेचना करें अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा की और एक सुकून भरी जिंदगी इससे सीखें कैसे हम काट सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब हम इन्हीं चीज़ों को आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू.